हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। कितना बेतुका झूठ है। गू कबीले के रक्षक जंगल के चारों ओर पहरा दे रहे हैं और तुम कहते हो कि तुम्हें नहीं पता था। गू रेन चिल्लाया और उसने फिर से अपनी तलवार उठाई। चेह, ये बड़ा नहीं सीखेगा। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। यहाँ तक कि दक्ष भी इतने सारे आरोपों के बाद परेशान था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी बेतुकी शक्तिशाली आभा को छोड़ा। घुटने टेको, उसने आदेश दिया और उसकी शक्तिशाली आभा गूरेन की ओर एक लहर की तरह उड़ी। गूरेन ने दक्ष की आभा की सुनामी का सामना किया, जिसने उसे घुटनों के बल पर ला दिया। भले ही वह ऐसा नहीं करना चाहता था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उसकी पीठ पर था जो उसे जमीन पर गिरने पर मजबूर कर रहा था। अल्पविराम, यह आभा भले ही मुझ पर केंद्रित न हो, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वह कितना डरावना है। ऐसा लगता है कि वह पिता से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। लेकिन कैसे? वह बहुत जवान दिखता है। मुझे लगा कि वह भी हमारे जितना ही जवान है। क्या वह वाकई एक बुरा मास्टर है? गू लिन ने सोचा जब उसने दक्ष को देखा, जो गू रेन को अपनी आभा के नीचे दबाते हुए सहज दिख रहा था। वह जल्दी से आगे बढ़ी। महान गुरु, कृपया मेरे मित्र को क्षमा कर दीजिए। उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। वह थोड़ा पागल है। मैं उसकी जगह क्षमा मांगती हूँ। ये बेहतर है। जैसा कि मैंने कहा, ये बेहतर है कि आप मुझसे सभ्य लोगों की तरह बात करें, क्योंकि जब मैं असभ्य हो जाऊंगा तो आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। ये बात अपने दोस्त को भी सिखाएं, दक्ष ने कहा और उसने अपनी आभा वापस ले ली। गूरेन को अंततः ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। वह फिर से सांस ले सकता है क्योंकि पहाड़ उसके शरीर से हटा दिया गया था। आप यहाँ जितना चाहें उतना समय बिता सकते हैं। आपका स्वागत करना हमारे लिए खुशी की बात है। असल में आप हमारे कबीले में क्यों नहीं आ सकते? हम माफी के तौर पर आपका स्वागत करना पसंद करेंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। गू लिन ने न केवल दक्ष को यहाँ रहने दिया, बल्कि उसे अपने कबीले में भी आमंत्रित किया। यही तो दक्ष भी चाहता था। वह अमर दुनिया में नया था और उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसे अमर दुनिया की बुनियादी चीजों के बारे में बता सके। उसे हाल ही में आए नक्शे और दूसरी चीजों की भी जरूरत थी। इसके अलावा बच्चों से बेहतर कौन हो सकता है? जब एक कबीले के युवा इतने कमजोर थे तो उसे यकीन था कि बुजुर्ग भी कमजोर होंगे। उसकी धारणा के अनुसार उनके कबीले के संप्रदाय के गुरु भी उसकी वर्तमान साधना के सामने चींटी के समान होंगे। जीशान, आप क्या कहते हैं? दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। जीशान ने जवाब दिया, आप जो भी चुनेंगे, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। इन दोनों लोगों की बातचीत देखकर गुलिन हैरान रह गई। जब उसने पहली बार जीशान को देखा तो उसे उसकी खसरा स्वर्ग क्षेत्र की साधना समझ में आ गई। यह आदमी उसका नौकर बनने के भी लायक नहीं था। दक्ष के साथ रहने की तो बात ही छोड़िए, जो इतना ताकतवर था। इन सबके बावजूद जीशान और दक्ष एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वे बराबर हो। ऐसा लग रहा था जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो, जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, दक्ष ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तुम नहा लो, हम उस दिशा में इंतजार करेंगे, गू लिन ने कहा और वह दक्ष को कुछ गोपनीयता देने के लिए थोड़ा आगे बढ़ गई। 10 मिनट के बाद दक्ष और जीशान कपड़े पहनकर तालाब से बाहर निकले। हम यहाँ नए हैं, लेकिन क्या आपको यकीन है कि जिन लोगों को आपने अभी धमकी दी है, उनके कबीले में जाना अच्छा होगा? जीशान ने दक्ष से पूछा, जब उसने अपने लंबे बाल फिर से बांध लिए। चिंता मत करो, मैंने उसके मन की बात पढ़ ली है। मुझे पता है कि वह क्या सोचती होगी और मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, दक्ष ने जवाब दिया। जैसे ही दोनों ने नए कपड़े पहन लिए, वे उन युवकों की ओर चलने लगे। मत भूलो, तुम्हें मुझे भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। मैं और अधिक मजबूत बनना चाहता हूँ, जीशान ने दक्ष को याद दिलाया जब वे साथ साथ चल रहे थे। हाँ,
मैं भूला नहीं हूँ, चिंता मत करो। मैंने पहले से ही कुछ अच्छे कौशल चुने हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो। मुझे लगता है कि वे तुम्हारे लिए बहुत अच्छे होंगे। दक्ष ने जीशान से कहा और उसे 2 पुस्तिकाएं दी। इन्हें सीखो और जब हम अभ्यास करेंगे तो मैं तुम्हें और भी सिखाऊंगा। इसके अलावा ये हथियार भी रखो। उसने जीशान को प्रणाम करते हुए आगे कहा। धनुष, लेकिन मैं तो तलवारबाज हूँ, जीशान ने आश्चर्य से कहा। मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें धनुष चलाना भी सीखना चाहिए। मैं तुम्हें जो कौशल सिखाना चाहता हूँ वो बहुत बढ़िया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ धनुष से ही किया जा सकता है और मेरे विपरीत तुम अमर दुनिया में थोड़े कमजोर हो। तुम्हें वाकई सीखना चाहिए कि दूरी बनाए रखते हुए कैसे लड़ना है। बस इसे ले लो, दक्ष ने जोर देते हुए कहा। जीशान ने धनुष उठाया और आह भरी। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं थोड़ा कमजोर हूँ? अगर ये थोड़ा कमजोर है तो मुझे नहीं पता कि इससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं इसे सीखूंगा, उसने आगे कहा। ये तलवार किस ग्रेड की है? यह एक सेंट ग्रेड हथियार है। ये फिलहाल के लिए अच्छा रहेगा, दक्ष ने जवाब दिया। सेंट ग्रेड, इतना मजबूत? जीशान ने कहा। आप अपने लिए मजबूत क्यों नहीं रखते? मुझे कमजोर वाले दे दो जो मेरी साधना से मेल खाते हो। चिंता मत करो, मेरे पास पहले से ही 2 तलवारें हैं। मुझे और किसी खजाने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। उसे समय की तलवार और राजा की तलवार याद आ गई। राजा की तलवार जीशान की थी और वह तलवार उसने अपने पास रख ली थी। इसके अलावा उसके पास एक म्यान भी था जो उसे संत राजा ने खुद दिया था। संत राजा ने उससे कहा था कि अगर दक्ष वास्तव में राजा की तलवार की पूरी महिमा देखना चाहता है तो उसे इसे म्यान में रखना होगा। उस क्षण से दक्ष ने राजा की तलवार को दरांती में रखा था। उसने अभी तक तलवार को बाहर नहीं निकाला था क्योंकि वह इसे म्यान में रखना चाहता था ताकि वह इसे बाहर निकाल सके। तब तक उसके पास पहले से ही राजा की तलवार थी। इन 2 तलवारों के अलावा उसे कोई और खजाना दिलचस्प नहीं लगा। दरअसल संत राजा से मिले खजानों में से उसने ज्यादातर का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ तक कि कुछ वस्त्र कलाकृतियां भी थी जिन्हें उसने अभी तक नहीं पहना था। हालांकि वह अभी भी रहस्यमयी दस्ताने पहने हुए था जो उसे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में मिले थे। दक्ष जल्द ही गू कबीले के युवाओं तक पहुंच गया। क्या आप सच में हमें अपने कबीले में आमंत्रित करना चाहते हैं? दक्ष ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी, गू लिन ने सम्मानपूर्वक कहा। तो फिर हमारा नेतृत्व करो, दक्ष ने कहा। गू लिन ने दक्ष और जीशान को ले जाना शुरू कर दिया। जल्द ही दक्ष और जीशान जंगल से बाहर निकल गए। यहीं पर उन्हें असली अमर दुनिया दिखाई दी। दूर दूर तक एक विशाल शहर दिखाई दे रहा था जिसकी इमारतें इतनी ऊंची थी कि उन्हें यहाँ से देखा जा सकता था। इसके अलावा कुछ विशालकाय चील भी बाहर गू कबीले की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये चील है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। ये संत क्षेत्र के जानवर थे जो सांप सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली थे। डार्क राइज ईगल्स। हम अपने कबीले में उन्हें आगे पीछे ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है कि वे बहुत कमजोर हैं, लेकिन कृपया उन्हें सहन करें। आप और आपका दोस्त मेरे साथ मेरी नाव पर बैठ सकते हैं, गू लिन ने दक्ष से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह शर्मिंदा थी क्योंकि उनके जानवर बहुत कमजोर थे और वह दक्ष जैसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति को उन पर यात्रा करवा रही थी। ये ईगल्स बुरे नहीं है, चिंता मत करो, दक्ष ने जवाब दिया। रुको बहन लिन, मैं तुम्हारे पीछे बैठा था। अगर ये दोनों तुम्हारे साथ बैठेंगे तो मैं कहाँ बैठूंगा? गू रेन ने विरोध किया। वेन के साथ बैठो, तुम दोनों बैठ सकते हो। मैं मेहमानों को ले जाऊंगी, गू लिन ने डार्क ईगल पर बैठते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। दक्ष और जीशान भी उसके पीछे उसी बाज पर बैठे थे। हालांकि बाज बहुत बड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ 3 लोगों के बैठने के लिए ही काफी था। इसलिए उन तीनों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। दक्ष के घुटने गू लिन की पीठ को छू रहे थे जब वह उसके पीछे दूसरी दिशा की ओर मुंह करके बैठा था। जीशान ने भी ऐसी ही स्थिति अपनाई और उसके कंधे दक्ष से टकरा गए। जगह की कमी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आमतौर पर ईगल पर केवल 2 लोग बैठते हैं।
हमें नहीं पता था कि हम आपसे यहाँ मिलेंगे, अन्यथा हम और लोग लाते। गु लिन ने क्षमा मांगते हुए दक्ष से कहा जब ईगल शहर की ओर उड़ने लगा। ये ठीक है, इसकी चिंता मत करो, दक्ष ने जवाब दिया और उसने अपना ध्यान इस तथ्य से हटाने की कोशिश की कि उसके पैर गु लिन के नितंबों को छू रहे थे। वो उस कोमलता को भी महसूस कर सकता था जिसने उसका ध्यान भटका दिया था। जैसे ही डार्क ईगल ने अपने पंख हिलाए, उसकी पीठ भी थोड़ी सी हिली, जिससे दक्ष के घुटने गु लिन के नितंबों से रगड़ खाने लगे। वो उत्तेजित होने से खुद को रोक नहीं पाया। वो एक शक्तिशाली परीक्षण से गुजरा था। उसका पूरा शरीर यांग ऊर्जा से भर गया था और उसे किए हुए भी काफी समय हो गया था। वह थोड़ा उत्तेजित था। दयनीय, मैं वास्तव में दयनीय हूँ। क्या यह मुझे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है? दक्ष ने सोचा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अन्य चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसका मन उसके स्पर्श पर और भी अधिक चला गया। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके मन में कुछ बहुत ही बुरे विचार आ रहे थे, क्योंकि वह सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर वो अभी गु लिन को अपनी बाहों में ले लेता और ऐसा कर देता। उसने फिर से अपनी आंखें खोली और अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि उसके साथ क्या गलत था। जरूर गु लिन बहुत सुंदर और हॉट भी था, लेकिन उसने कई हॉट महिलाओं को देखा था। आमतौर पर उसके पास ज्यादा नियंत्रण था। तो अब क्यों? क्या यह मेरे द्वारा अवशोषित की गई सारी ऊर्जा के कारण हो सकता है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। चील जल्द ही विशाल शहर में प्रवेश कर गई और गु कबीले में उतर गई, जो काफी हाई प्रोफाइल लग रहा था। इस कबीले ने जिस क्षेत्र को कवर किया था वह भी कम नहीं था। गु लिन के बाद जीशान और दक्ष ईगल से उतर गए। गु लिन ने दक्ष को उसके पिता के पास पहुंचाया, जो गु कबीले के स्वामी थे। कमरे के अंदर जाने से पहले उसने एक बार अपने पिता के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दक्ष लिन के पीछे वाले कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी हाथ में किताब लिए कुर्सी पर बैठा है। लिन, ये युवा कौन है? उसने लिन से पूछा। पिताजी, वे युवा नहीं है, वे महान गुरु हैं। वे हमारे जंगल से गुजर रहे थे और हमने उन्हें चोर समझ लिया। सौभाग्य से उन्होंने हम पर दया की और हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने माफी के तौर पर उन्हें अपने कबीले में आमंत्रित किया। गु लिन ने अपने पिता को समझाया। उसकी आवाज से उसके पिता को कुछ बातें समझ में आ गई। अगर ये लोग ताकतवर न होते तो वह ऐसी बातें नहीं करती, बल्कि अगर वे कमजोर होते तो वह उन्हें जंगल में घुसने के लिए डांटती। भले ही वे थोड़े ताकतवर थे, लेकिन जंगल उनके पहरेदारों से घिरा हुआ था। इसके अलावा गु कबीले का नाम ही इलाके में काफी था। वो उनके बारे में इतने सम्मान से बात नहीं करती। इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि वे मजबूत थे। उस आदमी ने दक्ष की साधना को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। वह अपनी साधना नहीं देख पाया। वो केवल जीशान की साधना देख पाया, जो उसे दयनीय रूप से कमजोर लगी। महान गुरु, क्या मैं आपकी साधना या आपकी पहचान जान सकता हूँ? उस व्यक्ति ने दक्ष से पूछा। तुम्हें मेरी साधना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे में इस पूरे शहर को नष्ट कर सकता हूँ, दक्ष ने स्पष्टता से उत्तर दिया। उसके शब्द सूचनाप्रद लग रहे थे, लेकिन वे धमकी भरे भी थे, जिससे उस व्यक्ति को ये पता चल रहा था कि उसे ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो इसके लायक नहीं है। लेकिन वो आदमी भी पीछे नहीं हट सकता था। क्या होगा अगर दक्ष दिखावा कर रहा था और वह वास्तव में कमजोर था? उसे परीक्षण करने की जरूरत थी। मैं गु वांग हूँ, गु कबीले का वर्तमान स्वामी। मैं आपको हमारे कबीले में स्वागत करना चाहता हूँ। साथ ही मैं हमारे भोले भाले बच्चों को माफ करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया हमें आज रात आपकी मेजबानी करने की अनुमति दें, कबीले के स्वामी ने दक्ष से सम्मानपूर्वक कहा। हालांकि उसे दक्ष पर शक था, लेकिन उसे सावधान रहने की जरूरत थी। अगर दक्ष वाकई ताकतवर होता तो वह मुसीबत को न्योता दे सकता था। वैसे भी ये सिर्फ 1 दिन की बात थी। वो जोखिम उठाने के बजाय उनकी मेजबानी कर सकता था। हम आपके स्वागत की सराहना करते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वो उस आदमी के विचार पढ़ सकता था। वो सब कुछ समझ गया। लिन,
उन्हें अतिथि कक्ष दिखाओ। इतनी लंबी यात्रा के बाद वे थक गए होंगे, गु वांग ने गु लिन से कहा, जिसने दक्ष और जी शान को ले जाते समय सिर हिलाया। वो उन दोनों को अतिथि कक्ष में ले गई, जहां उसने उन्हें छोड़ दिया और अपने पिता के पास वापस आ गई। लिन, क्या तुम्हें यकीन है कि वे वास्तव में झूठे नहीं हैं? गु वांग ने लिन से पूछा। हाँ पिताजी, जब गु रेन ने उन्हें अपमानित किया तो उस आदमी ने अपनी आभा छोड़ी, जिससे गु रेन को अपने घुटनों पर बैठना पड़ा। मैंने भी उस आभा को महसूस किया और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, यह आपकी आभा से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। मेरा मानना है कि वह इस क्षेत्र से नहीं है क्योंकि वह यहाँ का होने के लिए बहुत शक्तिशाली है, गु लिन ने उत्तर दिया। ये सच है, मुझे लगता है कि हमें उन पर अच्छा प्रभाव डालना चाहिए, गु वांग ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। पिताजी, मैं भी कुछ सोच रहा था, क्या होगा अगर हम उन्हें कल हमारे साथ आने के लिए कहें? अगर वे हमारी मदद करने का फैसला करते हैं तो हम इस साल डिवीजन में बहुत सारे संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, गु लिन ने सुझाव दिया। ये भी एक कारण है कि मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। ये सच है, लेकिन वे हमारी इस तरह से मदद क्यों करेंगे? हम उनके लिए महत्वहीन हैं? गु वांग ने पूछा। हम हमेशा कोशिश कर सकते हैं, शायद हम उसे कुछ ऐसा दे सके जो उसे उपयोगी लगे। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। किसी भी मामले में उसे बस अपनी उंगली हिलाकर सब कुछ खत्म करना होगा, गु लिन ने जवाब दिया। इसके अलावा रॉयल कबीला भी आ रहा है। अगर वे हमारे साथ एक मजबूत गुरु को देखते हैं तो वे सोचेंगे कि हमारी भी कुछ उच्च पहुंच है। उन्होंने आगे कहा, इससे उनकी नजरों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वे हमारे खिलाफ कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचेंगे। इसके अलावा वे निश्चित रूप से अपनी राजकुमारी को गु रेन से शादी करने की अनुमति देंगे। यह सही है, भले ही वो हमारी मदद न करे, लेकिन हमारे पक्ष में उसकी उपस्थिति ही प्रतिष्ठित होगी। मैं उसे कल हमारे साथ आमंत्रित करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है वह हाँ कहेगा। तब तक उन्हें खुश रखो, गु वांग ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा वे दोनों अकेले हैं, है न? उनके साथ रहने के लिए कुछ महिलाओं को उनके कमरे में भेज दो, उन्होंने आगे कहा। हाँ पिताजी, रात के खाने के बाद मैं उनकी सेवा के लिए कुछ नौकरानियां भेज दूंगा, गु लिन ने सहमति जताई। नहीं, नौकरानी मत भेजो। अगर वे सच में इतने ताकतवर हैं, तो वे किसी उच्च राज्य के अच्छे परिवार से होंगे। उन्हें लगेगा कि अगर हम नौकरानियां भेजेंगे तो हम उनका अपमान कर रहे हैं, गु वांग ने साफ मना कर दिया। तो फिर कौन पिताजी? गु लिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। निश्चित रूप से आपका मतलब यह नहीं है। यह सही है, आज रात उन्हें साथ रखने के लिए गु कबीले से कुछ युवतियों को भेजो। तुम इसे संभाल लोगे, गु वांग ने कहा। लेकिन पिताजी, ये मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। यह अंतिम है। कुछ सुंदर दिखने वाली महिलाओं का चयन करें जिन्हें कोई भी पुरुष मना नहीं कर सकता। कौन जानता है, अगर उसे हमारे कबीले की कोई महिला पसंद आती है तो वो उसे पत्नी के रूप में भी ले सकता है। हम उसके रिश्तेदार बन सकते हैं, गु वांग ने कहा। लेकिन वो अचानक रुक गया क्योंकि उसके विचार वहां पहुंच गए। 1 मिनट रुको, मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा? अगर उसे तुम में दिलचस्पी हो और वह तुमसे शादी कर ले तो यह और भी बेहतर होगा। वह हमारे कबीले का सदस्य बन जाएगा। कोई भी उसे हमारे दामाद के रूप में देखकर हमारी ओर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। वैसे भी यहाँ उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मुझे संदेह है कि तुम्हें कभी कोई बेहतर लड़का मिलेगा, उसने कहा और उसके दिमाग में एक विचार आया। वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता था, लेकिन पिताजी, मैं कैसे? जैसा कि मैंने कहा, कोई बहाना नहीं। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप उससे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति पा सकते हैं? लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी है पिताजी, मैं उसके जैसे किसी व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हूँ? उसे बहकाना तो दूर की बात है, गु लिन ने विरोध किया। इसके अलावा यह मेरे लिए अपमानजनक है। मैं तुम्हारे बाद कबीले का सरदार बनने जा रहा हूँ। कबीले को मेरी जरूरत है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। बकवास, तुम्हें किसने बताया कि वह बूढ़ा आदमी है? वह तो 25 साल का भी नहीं है, गु वांग चिल्लाया। क्या वह तो 25 साल का भी नहीं है? गु लिन ने चौंक कर पूछा। यह सही है,
क्या आप भूल गए कि मैं किसी भी व्यक्ति की अनुमानित आयु देख सकता हूँ, चाहे वह किसी भी तरह का भेष क्यों न धारण करे। इसीलिए जब आपने मुझे बताया कि वह कितना शक्तिशाली था तो मैं चौंक गया था, गु वांग ने उत्तर दिया। अगर तुम्हें सच में यकीन है कि वह इतना ताकतवर है तो इसका मतलब है कि उसने इतनी कम उम्र में इतनी ताकत हासिल कर ली है। वह वाकई प्रतिभाशाली है। इस गति से वो भविष्य में पश्चिमी सम्राट की सेना में जनरल भी बन सकता है। इसके बाद ये छोटे राजा उसके सामने कुछ भी नहीं रह जाएंगे। वो अमर दुनिया में दूसरे सबसे ऊंचे स्थान पर होगा। उसके भविष्य की संभावनाएं अथाह है। यह मौका मत खोना, उसने आगे कहा। तो क्या आपको सचमुच यकीन है कि वो सचमुच मजबूत था और आपने कोई गलतफहमी नहीं की? उन्होंने पूछा। मुझे यकीन है वो वाकई ताकतवर था, इसलिए मैंने सोचा कि वो बूढ़ा आदमी है जो जवान होने का नाटक कर रहा है। लेकिन ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में जवान था। गु लिन ने सिर हिलाते हुए कहा। इसलिए तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। वो सुंदर है, वो मजबूत है और उसका भविष्य उज्जवल है। उसमें वे सभी गुण हैं जो तुम अपने पति में चाहती थी। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें ऐसा आदमी फिर कभी नहीं मिलेगा। तो क्या तुम ऐसा करोगी? जब अवसर तुम्हारे सामने हो तो उसका लाभ उठाओ, गु वांग ने गु लिन के करीब आते हुए कहा। लेकिन अगर तुम सच में ऐसा नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मुझे लगा कि अगर हम उसकी शादी तुमसे करवा दें तो बेहतर होगा क्योंकि वह बहुत खास है। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं ग्रैंड एल्डर से बात करूंगा, उन्होंने आगे कहा। उसकी बेटी भी जवान है, लेकिन बस याद रखना, जब वो पश्चिमी सम्राट के सेनापति की पत्नी बनेगी तो तुम हमेशा उससे ईर्ष्या करोगे। तुम्हें हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि तुमने यह अवसर खो दिया। तो तुम्हारा फैसला क्या है? उसने पूछा। गु लिन ने अपने पिता की कही हर बात पर विचार किया और उसे सब समझ में आ गया। उसे किसी दिन किसी से शादी तो करनी ही थी, और अगर दक्ष वाकई शादी कर रहा था तो उससे बेहतर कौन हो सकता था? उसने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं ये करूंगी। मैं उसे बहकाऊंगी और उसे अपने प्यार में डालूंगी। वो मेरी अच्छी लड़की की तरह है, गु वांग ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाते हुए कहा। अब जाओ और इसकी तैयारी करो, उसने उसे मुक्त करते हुए कहा। पिताजी, हमें इस स्वर्गीय क्षेत्र के आदमी के बारे में क्या करना चाहिए? भले ही वो दयनीय रूप से कमजोर है, लेकिन ऐसा लगता है कि दक्ष उसके साथ सम्मान से पेश आता है। हो सकता है कि वे दोस्त हो। क्या हमें आज रात अपने कबीले के सदस्यों को उसके पास भेजना चाहिए? वे ऐसे कमजोर आदमी के साथ जाने से वाकई बहुत परेशान होंगे। ये सच है, लेकिन आपको उसके लिए हमारे कबीले के सदस्यों को भेजने की जरूरत नहीं है। वह योग्य नहीं है। बस उसके लिए नौकरानियां भेज दीजिए। बस अपनी नजर पुरस्कार पर रखिए, गु वांग ने उत्तर दिया। अब जाओ और उसके साथ रहो। उसे हमारा वंश दिखाओ और भोजन का समय होने से पहले उसके करीब पहुंच जाओ, उन्होंने आगे कहा। गु लिंग कमरे से बाहर चला गया। उन्होंने हमें 2 कमरे दिए, बुरे नहीं है, कमरे भी अच्छे हैं, जी शान ने दक्ष से उसके कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। बेशक वे ऐसा करेंगे। ये हमारी अच्छी छवि बनाने के लिए उनकी पेशकश की तरह है। इस दुनिया में ताकत होने का यही फायदा है, दक्ष ने जवाब दिया और वो बिस्तर के करीब चला गया। अब जब उनके पास कुछ खाली समय था तो वे अपनी साधना को स्थिर करने के लिए बिस्तर पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। तुम्हें भी वो किताब पढ़नी चाहिए जो मैंने तुम्हें दी थी। समय बर्बाद मत करो। हाँ ठीक है, मैं भूल गया। जी शान जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चला गया। दक्ष ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। दस्तक। वो अभी चला ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जी शान, मैंने तुमसे कहा था, जाओ और पढ़ाई करो, दक्ष ने पुकारा। आह, ये जी शान नहीं है, यह मैं हूँ। बाहर से एक महिला की आवाज आई। आह, गु लिन, अंदर आओ, दरवाजा खुला है, दक्ष ने जवाब दिया। दरवाजा खुला और गु लिन अंदर आया। इस बार उसने अलग पोशाक पहन रखी थी। सुबह के विपरीत जहां उसने ढीले कपड़े पहने थे, इस बार उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो उसके शरीर को इतना कसकर जकड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वे जल्द ही फट जाएंगे।
जहाँ तक उसकी स्कर्ट की बात है तो वह इतनी छोटी थी कि उसमें से उसकी खूबसूरत मुलायम जांघें दिख रही थी। दक्ष ने बमुश्किल अपने मन पर काबू पाया था, लेकिन ये दृश्य देखने के बाद वह फिर से उत्तेजित होने लगा। गु लिन सुबह की तुलना में बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दक्ष ने गु लिन की खुली टांगों से अपनी नजर हटाते हुए पूछा। मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ, साथ ही मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कबीले की सैर करा दूं। यहाँ देखने के लिए कई दिलचस्प जगहें हैं, गु लिन ने दक्ष की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। बहुत समय नहीं बीता था कि गु लिन बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। दक्ष ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। ठीक है, मुझे भी इधर उधर देखना था, मैं आखिरकार इसी इलाके में हूँ। वो बिस्तर से उतरकर खड़ा हो गया। बहुत बढ़िया, आओ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ, गु लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पीछे आओ, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। दक्ष उसे जाते हुए देखकर नीचे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। वाकई दयनीय, यह क्या बकवास है, इतना भी मुझे परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसने अपने कंधे पर चुटकी लेते हुए कहा। वो गु लिन के पीछे चला गया। दक्ष को चारों ओर दिखाने के बाद गु लिन उसे एक अलग जगह पर ले गया। और यहीं पर हम अपने जानवरों को रखते हैं। दक्ष ने कमरे के चारों ओर देखा और देखा कि कमरे के अंदर विभिन्न प्रकार के जानवर मौजूद थे। बुरा नहीं है, दक्ष ने छोटे बड़े जानवरों को देखते हुए तारीफ की। एक गेंडा, अचानक उसने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसने दूरी पर एक सफेद घोड़ा देखा जिसके सिर पर एक सींग था। वो घोड़े के पास गया और जब उसने साफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि घोड़े के पंख नहीं थे। यह एक सामान्य घोड़ा लग रहा था, लेकिन फिर भी यह सुंदर था। क्या तुम्हें वो घोड़ा पसंद है? गु लिन ने पूछा जब उसने दक्ष को घोड़े की ओर देखते हुए देखा। हाँ, ये बहुत अच्छा घोड़ा है, दक्ष ने सिर हिलाया। तो फिर हम घूमने क्यों न चले? क्या तुमने नक्शा भी नहीं मांगा था? मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसे बाद में ले लूंगा क्योंकि हमारे कबीले के पास नक्शा नहीं है, हम इसे अभी बाहर से खरीद सकते हैं। ठीक है, गु लिन ने सुझाव दिया और उसने धीरे से दक्ष की बाहों को सहलाया। यह सही है, मुझे नक्शे की जरूरत है। ठीक है, चलो, दक्ष ने सहमति जताते हुए कहा। गु लिन सींग वाले घोड़े पर चढ़ गया। मेरे पीछे बैठो, चूंकि सिर्फ मुझे ही दिशा पता है, इसलिए मैं सवारी करूंगा, तुम वापस आते समय सवारी कर सकते हो। ठीक है, दक्ष ने कहा और वह भी घोड़े पर चढ़ गया। गु लिन के पीछे बैठ गया। दुर्भाग्य से जब वह घोड़े पर चढ़ा तभी उसे एहसास हुआ कि यह स्थिति क्या थी। वे बहुत करीब थे, उनके शरीर वहां छू रहे थे जहां उन्हें नहीं छूना चाहिए था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और घोड़ा वहां से भागने लगा। जल्द ही ये कबीले से बाहर हो गया। मुझे कसकर पकड़ो, ये घोड़ा बहुत तेज है, तुम गिर सकते हो, गु लिन ने दक्ष को याद दिलाया। एक गहरी सांस लेते हुए दक्ष ने अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट दी और उसे कसकर पकड़ लिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा गु लिन ने कहा था। घोड़ा वास्तव में बहुत तेज था। वास्तव में उसकी गति ओरियन से भी ज्यादा तेज लग रही थी। ये वास्तव में सबसे तेज जानवर था जिस पर वह बैठा था। अगर वो गु लिन को नहीं पकड़ रहा होता तो उसे यकीन था कि वह गिर सकता था। गु लिन को पकड़ने से वह बच गया, लेकिन इससे वह मुसीबत में भी पड़ गया। वो और भी उत्तेजित महसूस कर रहा था क्योंकि गु लिन का बट उस जगह रगड़ा गया था जहां उसे नहीं रगड़ना चाहिए था। गु लिन जानबूझकर और भी आगे बढ़ रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि दक्ष उसकी ओर आकर्षित हो। जल्द ही उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर चोट कर रहा है। जब उसे एहसास हुआ कि यह क्या है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार उसकी योजना काम कर रही थी। अब उसे बस आगे बढ़ने की जरूरत थी। दक्ष को भी महसूस हो रहा था कि अब उसका कुछ हिस्सा खड़ा हो गया है। उसे आश्चर्य हुआ कि गु लिन ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। उसे यकीन था कि अब तक उसे यह महसूस हो चुका होगा। क्या वो इसलिए कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि उसे लगता था कि यह जानबूझकर किया जा रहा है? वो दक्ष को नाराज नहीं करना चाहती थी, जो उसके सामने ज्यादा ताकतवर था। उसने अब और अनुमान न लगाने का निर्णय लिया और केवल उसके मन की बात जानने का प्रयास किया।
जैसे ही उसने उसके मन की बात पढ़ी, वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये लोग, वे वास्तव में उसे मछली की तरह फंसाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने पहली बार उसके दिमाग को पढ़ा, तो मुझे पता था कि वह दूसरों को ये दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी कि उसके कबीले के लोग किसी ताकतवर व्यक्ति को जानते हैं। मुझे लगा कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि यह कोई बुरा हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। सौदा नहीं था। मैं उन्हें अपने बारे में शेख ही बघारने दूंगा, जबकि मैं जो चाहता हूँ वो पालूंगा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि उसकी योजना इतनी बदल गई है? जैसे ही दक्ष ने उसके मन की बात पढ़ी, वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये लड़की वाकई चालाक थी, लेकिन वो उसे दोष नहीं दे सकता था। घोड़ा जल्द ही एक विशाल इमारत के पास रुक गया। ये कौन सी जगह है? दक्ष ने घोड़े से उतरते हुए पूछा। उसने पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में अनभिज्ञता का नाटक किया। ये हमारा शहर पुस्तकालय है। यहाँ से हम नक्शे खरीद सकते हैं। न केवल हमारे राज्य के नक्शे, बल्कि आप पूरे पश्चिमी साम्राज्य का नक्शा भी खरीद सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम आते हैं, गु लिन ने पद छोड़ते हुए कहा। पश्चिमी साम्राज्य? तो मैं पश्चिमी सम्राट द्वारा शासित भूमि में हूँ। वहाँ 4 सम्राट हैं, और उन सभी ने संत राजा को धोखा दिया। मुझे लगता है कि एक दिन ये पश्चिमी साम्राज्य अपने सम्राट को खो देगा। क्या ऐसा करने के बाद मैं अमर दुनिया का एकमात्र शासक नहीं बन जाऊंगा? मैं सम्राट नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि मैं अमर दुनिया को दूसरों को सौंप दूंगा ताकि वे शासन करें। अगर गु कबीले ने कोई गड़बड़ी नहीं की, तो मुझे उन्हें ये साम्राज्य देना होगा। जब मुझे इसकी जरूरत होती है तो वे मेरी मदद करते हैं। मैं देखूंगा कि भविष्य में क्या होता है। विचारों में खोया हुआ दक्ष गु लिन के पीछे लाइब्रेरी के अंदर चला गया। मिस गु, आपका स्वागत है। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे हमारे साम्राज्य के नक्शे खरीदने हैं। मैं उन्हें अभी ले आऊंगा। और कुछ चाहिए? जब आप यहाँ आए तो हमारे राज्य का नक्शा भी साथ लाएं। बिल्कुल अभी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद लाइब्रेरियन नक्शे लाने के लिए चले गए। ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। यह मेरी अपेक्षा से भी बड़ी है। चारों ओर देखते हुए दक्ष ने तारीफ की। आप हमें शर्मिंदा न करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, है ना? मुझे यकीन है कि आपने अपने इलाके में इससे भी बड़ी कई लाइब्रेरी देखी होंगी, गु लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम ऐसा कह सकती हो, दक्ष ने कहा और उसे विश्वास दिलाया कि वो सही थी। पुष्टि मिलने के बाद गु लिन यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे पूछा, अब जब हम इस विषय पर आ गए हैं, तो क्या मैं कृपया जान सकती हूँ कि आप कहाँ से हैं? क्या आप पश्चिमी शाही शहर से हैं, या आप अन्य साम्राज्यों से हैं? मैं कहाँ से हूँ? मुझे संदेह है कि यह किसी भी मामले में मायने रखता है, दक्ष ने अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया। वह यह नहीं कह सकता था कि वह इस दुनिया से नहीं है। इसके बजाय वो कल ही ऊपर उठा था। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी निजता छीनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस उत्सुक थी। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। पूछने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, गु लिन ने दक्ष से माफी मांगते हुए कहा और धीरे से झुकी, जिससे दक्ष को उसकी क्लीवेज दिखाई दी। भगवान, ये लड़की वाकई बहुत बुरी है, दक्ष ने सोचा और दूसरी तरफ देखने लगा। उसने उससे बात करना बंद कर दिया। वो सोच रहा था कि यह अतिरिक्त यांग ऊर्जा कब खत्म होगी। उसे यकीन था कि इसे दूर करने का एकमात्र तरीका करना था, लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर सकता था। जून ने उससे कहा था कि जब तक वह अपनी साधना को स्थिर नहीं कर लेता, तब तक वह नहीं कर सकता, क्योंकि यह आत्महत्या से कम नहीं होगा। कारण के बारे में उन्होंने कहा कि जो येन ऊर्जा उसे प्राप्त होने वाली थी, वो उसके मूल को भ्रष्ट कर देगी, जो पहले से ही इतने कम समय में इतना अधिक शक्तिशाली हो जाने के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा था। मुझे इसे महीनों तक सहना पड़ेगा। मैं इस तरह पागल हो जाऊंगा, दक्ष ने सोचा। गु लिन सीधी खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष उसके प्रस्ताव को क्यों ठुकरा रहा है। उसे यकीन था कि वह सुंदर और आकर्षक है। इसके अलावा घोड़े पर उसे इस बात की पुष्टि मिल गई कि वह उसमें दिलचस्पी रखता है। तो फिर वह लालच में क्यों नहीं आया? वो उसके करीब आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? इसके बजाय
ऐसा लग रहा था कि वह एक सज्जन व्यक्ति बनना चाहता था। चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें पकड़ लूंगी, उसने मुट्ठी भींचते हुए सोचा। तभी लाइब्रेरियन वापस आया और उसने स्क्रॉल के आकार के 2 नक्शे दक्ष को दे दिए। दक्ष ने स्क्रॉल ले लिया और बाद में देखने के लिए उसे अपने भंडारण रिंग में रख लिया। क्या मैं आपकी किसी अन्य तरह से मदद कर सकता हूँ? लाइब्रेरियन ने आगे पूछा। ये काफी है, धन्यवाद, गु लिन ने जवाब दिया और वो दक्ष के साथ जाने लगी। कल के लिए शुभकामनाएं, गु लिन के जाने से पहले ही लाइब्रेरी ने पीछे से चिल्लाकर कहा। कल क्या होगा? दक्ष ने गु लिन से पूछा। हालांकि उसे पहले से ही सब कुछ पता था, फिर भी उसने अनजान बनने का नाटक किया। कल एक कार्यक्रम है, पिताजी आपको इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत मजेदार कार्यक्रम है, आपको ये पसंद आएगा, गु लिन ने जवाब दिया। आज रात मैं अपने पिता से कहूंगा कि वे विस्तार से समझाएं। वो घोड़े पर चढ़ गई और दक्ष को अपने पीछे बैठने को कहा। इस बार मैं सवारी कर रहा हूँ, तुम पीछे बैठ सकते हो, दक्ष ने कहा। पिछली गलती को दोहराने के लिए तैयार नहीं था। वो फिर से ऐसा कष्ट नहीं सहना चाहता था। अगर वो उसके सामने बैठता तो उसे लगता कि वो उसके बीच में होगा, न तो वो उसे देख सकता था, न ही उसकी कोई चीज उसकी किसी चीज को छू सकती थी। ठीक है, गु लिन नीचे उतरा और दक्ष को पहले चढ़ने दिया। जैसे ही दक्ष बैठा, वह भी उसके पीछे चढ़ गई। तैयार हो? दक्ष ने पूछा। जरा ठहरिए, गु लिन ने पीछे से दक्ष को मजबूती से गले लगाते हुए कहा। अब मैं तैयार हूँ, मैं गिरना नहीं चाहता। अब ये भी है, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। वो महसूस कर सकता था कि गु लिन का उसकी पीठ पर दबा हुआ है, जबकि वो उसे इस तरह गले लगा रही थी जैसे उसका जीवन उस पर निर्भर हो। घोड़ा आगे बढ़ने लगा, जबकि दक्ष ने अपनी नजरें सड़क पर टिकाए रखी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो किसी को टक्कर न मारे। अपना ध्यान बटाने के लिए वो बातचीत करने लगा। मुझे यकीन है कि आपके पिता मुझे इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन आप कम से कम मुझे एक सामान्य विचार दे सकते हैं, ये बेहतर होगा। तो कल क्या है? दक्ष ने पूछा। सामान्य विचार के लिए कल राज्य के सभी प्रमुख कुलों की एक प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता के परिणामों के अनुसार संसाधनों का वितरण तय किया जाएगा। मुझे लगता है कि आप इसका आनंद लेंगे। हमारे जैसे कमजोर साधकों को तुच्छ संसाधनों के लिए लड़ते देखना, गु लिन ने उत्तर दिया। उन्होंने एक और चाल चलते हुए कहा, शाही परिवार भी वहां होगा। दक्ष अभी भी गु लिन को महसूस कर सकता था, लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं थी। उसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात उसके हाथ थे। जब वह बोल रही थी, उसके हाथ नीचे की ओर खिसकते रहे और वे उसकी पैंट पर पहुंच गए और ऐसी चीजों को छू रहे थे जो उन्हें नहीं छूनी चाहिए थी। गु लिन ने ऐसे अभिनय किया जैसे उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह लगातार बोलती रही। उन्होंने आगे कहा, मुझे यकीन है कि पिताजी इसे बेहतर तरीके से समझाएंगे। तब तक घोड़ा गु कबीले की हवेली में वापस आ चुका था। हम वापस आ गए हैं, मुझे घुमाने के लिए धन्यवाद। मैं अपने कमरे में आ जाऊंगा, दक्ष ने गु लिन से कहा जब वह घोड़े से उतरा और जाने लगा। जब रात होगी तो मैं तुम्हें खाने पर ले जाने आऊंगी, गु लिन ने दक्ष से कहा और वह भी नीचे उतर गई। पीछे खड़ी होकर वो कुछ सोचे बिना न रह सकी। यह आदमी, मुझे यकीन है कि वह भी ऐसा महसूस करता है। मैंने भी ऐसा महसूस किया। वो निश्चित रूप से जाने देना चाहता है, तो उसे क्या रोक रहा है? वो खुद पर नियंत्रण करना क्यों नहीं छोड़ देता? दक्ष फिर से अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। अब वो उस दुष्ट महिला के बिना आराम कर सकता था। ये लड़की पागल है, दक्ष ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। ऐसा मत करो जैसे कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया। सबूत मेरी आंखों के सामने है, जुन ने दक्ष से कहा, उसके सामने आते हुए। कौन समझदार आदमी ऐसी चीज पसंद नहीं करेगा? बेशक मुझे ये पसंद आया, लेकिन ये पीड़ादायक भी है। अगर मैंने अपनी वासना को पहले ही बाहर निकाल दिया होता तो मैं इसे नियंत्रित कर सकता था, लेकिन जैसा कि आपने कहा, अपने मूल की खातिर मैं ऐसा नहीं कर सकता, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ये सब गड़बड़ है। जो भी हो, मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे ध्यान करने दो। इस तरह
मैं अपनी साधना को और भी अधिक स्थिर कर सकता हूँ और साथ ही खुद को शांत भी कर सकता हूँ, उन्होंने ध्यान में बैठते हुए आगे कहा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और दक्ष ध्यान की प्रक्रिया में डूबा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि उसे ध्यान शुरू किए हुए कितने घंटे बीत चुके थे। रात के खाने का समय हो चुका था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। ये खुला है, उसने आंखें खोलते हुए कहा। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित करने आई हूँ, गु लिन ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए दक्ष से कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इतनी जल्दी मत आओ, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना समय लो, गु लिन ने हंसते हुए जवाब दिया। दक्ष ने उसका मतलब समझ लिया। उसने अपना सामान्य कथन बदलकर दोहरे अर्थ वाली बात कह दी थी। दक्ष ने मजाक को नजरअंदाज करते हुए पूछा, क्या आपने जीशान को भी सूचित किया था? मैंने अभी तक नहीं किया है, गु लिन ने उत्तर दिया। वैसे क्या वो व्यक्ति तुम्हारा मित्र है? वह मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरे परिवार से कम नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। मैं उसे खुद बता दूंगा। अपने कमरे से बाहर निकलकर वो अगले कमरे में चला गया, लेकिन उसे पता नहीं चला। जीशान, खाने का समय हो गया है, आओ और खाओ। जीशान कमरे से बाहर नहीं निकला, इसके बजाय उसने अंदर से ही जवाब दिया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम खाना खा लो, मैंने पहले ही फल खा लिए हैं, मैं आज के लिए बाहर नहीं आऊंगा। इस मामले में आपको शुभकामनाएं, दक्ष ने गु लिन के साथ जाते हुए कहा। उसे कबीले के मुखिया के आंगन में ले जाया गया। यहीं पर रात्रि भोज होने वाला था। आपका स्वागत है, कृपया बैठिए। जैसे ही दक्ष अंदर आया, उसका स्वागत कबीले के मुखिया ने किया, जो पहले से ही खाने की मेज पर उनका इंतजार कर रहा था। धन्यवाद, दक्ष ने जवाब दिया, क्योंकि उसने गु वान के विपरीत छोर पर एक सीट चुनी थी। गु लिन ने वो कुर्सी चुनी जो दक्ष के ठीक बगल में थी और वह भी उस पर बैठ गई। तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो, मानो कोई स्वर्गीय जोड़ा हो, गु वांग ने मजाक करते हुए कहा, साथ ही इशारा भी किया। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, वो किसी के भी साथ अच्छी लगेगी, दक्ष ने विनम्रता से उत्तर दिया। हाँ, वो सबसे अच्छी लड़की है जो किसी भी आदमी को मिल सकती है। मैं अभी भी उसके लिए पति की तलाश कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि उससे कौन शादी करेगा, गु वांग ने आह भरते हुए कहा। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम्हें जल्द ही कोई मिल जाएगा, दक्ष ने डिनर शुरू करते हुए जवाब दिया। गु वांग ने भी खाना शुरू कर दिया। गु लिन ने एक चम्मच भी उठाया जो गलती से जमीन पर गिर गया। मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ, गु लिन ने दक्ष की ओर झुकते हुए कहा। उसने खुद को सहारा देने के लिए अपना एक हाथ दक्ष की जांघों पर रखा और चाकू उठाने के लिए नीचे गई। दक्ष को यकीन नहीं था कि यह उसकी असली गलती थी या उसे उत्तेजित करने की उसकी एक और चाल थी। वो खाना जारी रखता था। गु लॉन्ग भी चम्मच लेकर आया, लेकिन उसने दक्ष की जांघों से अपने हाथ नहीं हटाए। उसने चम्मच को टेबल पर रख दिया और दूसरा चम्मच उठाकर खाने लगी। वो सिर्फ एक हाथ से ही खाना खा पा रही थी, क्योंकि उसने अपना हाथ दक्ष की ऊपरी जांघ पर ही रखा हुआ था। दक्ष ने भी उसे डांटा नहीं और उसकी हरकतों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। जब उसकी हरकतें बंद नहीं हुई, तो वो परेशान हो गया, क्योंकि वह वास्तव में उत्तेजित हो रहा था। वो उसके साथ खेल रही थी और उसने उसे पूरा लौटाने का फैसला किया। उसने अपना एक हाथ गु लिन की मुलायम जांघों पर भी रख दिया। गु लिन को उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसे अचानक छू लेगा। जब दक्ष ने उसे छुआ तो वह चौंक कर चीखने लगी। क्या हुआ? गु वांग ने अपनी बेटी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, गु लिन ने उत्तर दिया। एक और नोट उसके होठों से निकल गया जब दक्ष ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर किया और हल्का सा दबाया। उसने अपने होंठ उसके कानों के पास लाकर फुसफुसाते हुए कहा, ऐसे खेल मत खेलो जिन्हें तुम हारने का जोखिम नहीं उठा सकती। तभी उसने अपने हाथ हटा लिए और खाना फिर से शुरू कर दिया। लाल चेहरे के साथ गु लिन ने भी अपना हाथ हटा लिया। कुलपति गु, मैंने सुना है कि कल कुछ कार्यक्रम है, दक्ष ने विषय बदलते हुए पूछा, क्योंकि उसने देखा कि वह व्यक्ति उसे और उसकी बेटी को संदेह भरी नजरों से देख रहा था। यह सही है,
कल का दिन वाकई एक खास घटना है। ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य की सभी प्रमुख शक्तियां भी वहां मौजूद होंगी। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? गु वांग ने दक्ष से कहा। उन्होंने आगे कहा, आप हमारे साथ आ सकते हैं। वास्तव में यदि आप हमारे साथ आए तो हमें खुशी होगी। अपने दोस्तों को भी साथ लाएं। ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम इस तरह का आयोजन करें। ये हर 5 साल में एक बार ही होता है। तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया कि इसमें क्या हुआ। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह मजेदार है या नहीं? पहले मुझे इसके बारे में बताओ। मुझे बस अस्पष्ट बातें ही पता है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो उनसे जानना चाहता था कि यह क्या था। हाँ, ठीक है। दरअसल राज्य में बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन कोई भी शक्ति उनका मालिक नहीं है। हम जो प्रणाली अपनाते हैं वो अस्थायी स्वामित्व की है। हर 5 साल में हमारे यहाँ ये प्रतियोगिता होती है। विजेताओं के आधार पर संसाधन दिए जाते हैं। वास्तव में वो जंगल जिसमें मेरी बेटी ने आपको पाया, यही वो जंगल है जिसे हमने 5 साल पहले जीता था, क्योंकि हम आखिरी स्थान पर आए थे। दूसरे को बहुत बेहतर संसाधन मिले। वैसे भी इस साल हमें बहुत ऊंचा स्थान मिलेगा, गु वांग ने कहा। तुम गोल गोल क्यों घूम रहे हो? तुमने मुख्य बात को छोड़कर बाकी सब कुछ समझा दिया। बस प्रतियोगिता में क्या होता है? तुम किसमें लड़ते हो? ताकत की लड़ाई या ज्ञान की लड़ाई या क्या? दक्ष ने निराश होते हुए पूछा। मैं माफी चाहता हूँ। हम ताकत और बुद्धि दोनों से लड़ते हैं। वास्तव में हर बार अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, जिनका फैसला शाही परिवार करता है। वास्तव में 2 अलग अलग श्रेणियां हैं। एक मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए है, जबकि दूसरा मेरी बेटी जैसे युवाओं के लिए है। बाकी चीजों के बारे में भी हम कल ही जानेंगे, गु वांग ने बताया। दिलचस्प है, यह मजेदार लगता है। मैं इसमें भाग लूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बिल्कुल सही है, मैं आपके लिए हर व्यवस्था कर दूंगा, गु वांग ने सहमति जताई। मैं अपने दोस्त को भी अपने साथ लाऊंगा, उसके लिए भी व्यवस्था करो, दक्ष ने आगे कहा। ये हो जाएगा, गु वांग ने फिर सिर हिलाया। बाकी का डिनर चुपचाप चला गया। जल्दी ही सब खत्म हो गया और दक्ष गुलिन के साथ चला गया। गुलिन ने कुछ नहीं कहा और जाने से पहले उसने दक्ष को उसके कमरे तक छोड़ दिया। वो अभी भी उस पल को महसूस कर रही थी जब दक्ष ने उसकी जांघों को छुआ था। ये पहली बार था जब किसी पुरुष ने उसे इतने आत्मीयता से छुआ था और उसे यह अच्छा लगा। इसके अलावा उसे दक्ष भी पसंद था। वो उस समय उसकी अनुमति के बिना और भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप पर नियंत्रण रखा। वो बहुत अच्छा था। मैं उसे किसी भी तरह अपना बना लूंगी, गुलिन ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। वो एकदम सही है। दक्ष अपने कमरे में बैठा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे थकान भी महसूस हो रही थी। उसने इतना खा लिया था कि उसे बैठने में असहजता महसूस हो रही थी। उसे नींद भी आ रही थी। अरे, मैं लेटकर ध्यान करूंगा, मुझे ज्यादा आराम मिलेगा, उसने बिस्तर पर सीधा लेटते हुए कहा। वह आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। रात के 12 बजे थे जब जीशान के कमरे का दरवाजा खुला। 3 खूबसूरत नौकरानियां छोटे कपड़े पहने हुए अंदर दाखिल हुई। उन्हें जीशान की सेवा करने की उम्मीद थी। दुर्भाग्य से जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें केवल डांट ही मिली। तुम कौन हो? इस कमरे से बाहर निकल जाओ, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, जीशान ने दृढ़ता से कहा। उसके हाथ में एक किताब थी। युवा स्वामी, हम रात में आपके साथ रहने और आपकी सभी मर्दाना जरूरतों का ख्याल रखने के लिए यहाँ हैं, नौकरानियों ने जीशान को सूचित किया, क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए जिससे उनके निर्दोष शरीर दिखाई दिए। यह क्या बकवास है? जीशान ने चौंक कर चिल्लाया। क्या गु कबीले पागल हो गए हैं? वे अपने साथ महिलाओं को भेज रहे थे? बाहर निकल जाओ, मैं तुम में से किसी से नहीं मिलना चाहता, मैं अकेला रहूंगा। जिसने भी तुम्हें भेजा है उससे कह दो कि मुझे किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, उसने नौकरानियों से कहा। लेकिन युवा मास्टर, नहीं, लेकिन बाहर निकलो, जीशान ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। ठीक है, हम चलेंगे, नौकरानियों ने सिर नीचे रखते हुए जाने से पहले आदर पूर्वक कहा।
उनके जाने के बाद ही उन्होंने अपना सिर उठाया और गालियां देनी शुरू की। वह आदमी खुद को कौन समझ रहा था, सिर्फ एक तुच्छ स्वर्गलोक साधक। आखिर वह इतना घमंडी क्यों है? क्या उसने वाकई सोचा था कि कोई उसकी परवाह करेगा? अगर वह उस शक्तिशाली प्राणी का दोस्त न होता तो हमें वहां भेजा ही नहीं जाता। एक दासी ने शाप दिया क्योंकि उसे अपमानित महसूस हुआ कि एक दयनीय स्वर्गलोक साधक ने उसे मना कर दिया था। उसने कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इसके बजाय तुम्हें खुश होना चाहिए। हम बच गए। अब हमें उस बेकार आदमी से कोई मतलब नहीं है। एक और नौकरानी ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। जैसे ही नौकरानियां जा रही थी, गु लिन दूर से आया। क्या हुआ? तुम उस आदमी के कमरे में क्यों नहीं हो? गु लिन ने उनके सामने रुकते हुए पूछा। उसने हमें जाने को कहा। मुझे लगता है कि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, या शायद वह दूसरों के साथ रहना ही नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ पढ़ रहा था। शायद यही कारण है, नौकरानियों ने जवाब दिया। यह सही है। फिर जब दक्ष ने उसे रात के खाने के लिए आने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह पढ़ाई कर रहा है। ये ठीक है, तुम जा सकती हो। तुमने खाना देकर अपना काम कर दिया। अब हमारा काम खत्म हो गया है, गु लिन ने नौकरानियों से कहा। हाँ युवा मिस, नौकरानियों ने जाते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि वह पढ़ नहीं रहा होगा। मैं आखिरकार उसे कुछ देने जा रही हूँ। अगर वह मना कर देता है तो ये बहुत बुरा होगा, गु लिन ने सोचा और वह दक्ष के कमरे की ओर चलने लगी। इस बार भी उसने अंदर आते समय दरवाजा नहीं खटखटाया। दक्ष ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसने अपना ध्यान रोक दिया, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली। वह देखना चाहता था कि वह कौन है, लेकिन वह ये भी जानना चाहता था कि वो व्यक्ति यहाँ किस लिए आया है। वो अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा था, जबकि वो अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके हर चीज पर नजर रख रहा था। जैसे ही गु लिन कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि दक्ष सो रहा था। वो उसे जगाना चाहती थी, लेकिन वो उसे एक खास तरीके से जगाना चाहती थी ताकि वो उसके इरादों और उसकी गंभीरता को स्पष्ट रूप से जान सके। मैं वह खेल खेलती हूँ जिसे मैं हारने का जोखिम उठा सकती हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगी, गु लिन ने सोचा और वह दक्ष के करीब आ गई। वो दक्ष के पैरों के पास बैठी उसके मासूम सोते हुए चेहरे को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि दक्ष सब कुछ देख सकता है। उसने अपने हाथ बढ़ाकर दक्ष की पैंट पकड़ ली और उसे नीचे करके उसकी मर्दानगी दिखा दी। उसने अपनी कोमल उंगलियां उसके चारों ओर रखी और अपना हाथ ऊपर नीचे चलाने लगी। क्या बकवास है, ये लड़की मुझे सोते समय मुखमैथुन देगी, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। वो अपनी आंखें खोलने ही वाला था कि जुन ने उसे रोक दिया। रुको, इतनी जल्दी क्या है? उसे वो करने दो जिसके लिए वो यहाँ आए हैं, जुन ने दक्ष के दिमाग में कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि उसे ऐसा करने दो? मेरा मूल भ्रष्ट हो जाएगा, दक्ष ने जवाब दिया। मुझे उसे रोकना होगा। बस इतना करने से यह भ्रष्ट नहीं होगा। जब तक आप उचित नहीं करते तब तक आप ठीक रहेंगे। वास्तव में आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं, या आप अपने हाथों का उपयोग करके खुद को शांत कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से आप पर कोई असर नहीं होगा। चूंकि वह यहाँ है, इसलिए उसे ये सब करने दे। यह आपकी हिंसक यांग ऊर्जा को शांत कर देगा, जुन ने दक्ष से कहा। बेवकूफ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतना सब ठीक है? मुझे लगा कि हर चीज मुझ पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं दूसरों के साथ भी ऐसा करता और मुझे पूरे दिन इस तरह से तकलीफ नहीं होती, दक्ष ने जुन को डांटा। तो फिर मैं तुम्हें एक लड़की द्वारा प्रताड़ित होते कैसे देख सकती थी? तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। इसे मेरा बदला समझो। बस खुश रहो कि मैंने इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींचा और तुम्हें सच बता दिया। आनंद लो, कसुन ने कहा और बोलना बंद कर दिया। गु लिन अभी भी अपने हाथ ऊपर नीचे हिला रही थी। उसकी उंगलियां दक्ष की तलवार के चारों ओर लिपटी हुई थी, जो हर सेकंड बड़ी और बड़ी होती जा रही थी जब तक कि वो पूरी तरह से खड़ी नहीं हो। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। हो गई। वो अभी भी नहीं उठा है। वो बहुत गहरी नींद में सो रहा है। भगवान,
कोई उसे मार भी सकता था और उसे पता भी नहीं चलता। गु लिन ने दक्ष के चेहरे को देखते हुए सोचा, जो अभी भी सो रहा था। कम से कम कोई तो उठ गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा और देखा कि उसके हाथ में क्या था। अपना मुंह खोलकर उसने उसे अंदर ले लिया। हम कमरे में चुस्कियों की आवाजें गूंजती रही, लेकिन दक्ष ने अपनी आंखें नहीं खोली। इस समय उसे यह अजीब लग रहा था। अगर उसने उसकी आंखें खोली तो उसे या तो उसे अभी अस्वीकार करना होगा या पूरी तरह से जाना होगा, जिससे वो भ्रष्ट हो जाएगी। अगर वह जाग जाता है और उसे मुखमैथुन करने देता है तो वह उससे और मांगेगी। बेहतर है कि जब वह मुखमैथुन कर ले तब जाग जाए और फिर उसे बताए कि वह ऐसा नहीं कर सकता। हे भगवान, क्या मैं कोई घटिया काम कर रहा हूँ? कोई बात नहीं, मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, है ना? लेकिन फिर भी किसी भी मामले में अब बहुत देर हो चुकी है, उसे अपना काम पूरा करने देना ही बेहतर होगा, दक्ष ने सोचा और उसे ऐसा करने दिया। गु लिन की बात जारी रहने में 10 मिनट बीत गए, लेकिन दक्ष नहीं उठा। गु लिन ने अपना सिर पीछे करके दक्ष की तरफ देखा। वो अभी भी सो रहा है। क्या वो नींद का देवता है या कुछ और? उसने फिर कहा, उम्मीद है कि रिहाई के बाद वह जाग जाएगा। 5 मिनट के बाद दक्ष अंततः गु लिन के मुंह के अंदर ही मुक्त हो गया। यह वह समय था जब उसने अपनी आंखें खोली। गु लिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ, तुमने क्या किया? दक्ष ने अनजान बनते हुए पूछा। मैंने वही किया जो मैं करना चाहती थी। मैं इस खेल में पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ, गु लिन ने कहा। इससे पहले कि वह निगल पाती, उसने दक्ष के हाथों को पकड़ा और उन्हें अपने अल्पविराम मुंह पर रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? दक्ष ने फिर पूछा। मैं वही कर रही हूँ जो हम दोनों को करना चाहिए। मैं पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती हूँ, गु लिन ने सीधे कहा। मुझे खेद है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, दक्ष ने जवाब दिया और उसने अपने हाथ उसके मुलायम अल्पविराम ओ से हटा लिए। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, अब वो नियंत्रण में था क्योंकि उसने अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को कुछ हद तक बाहर निकाल दिया था। उसे पूरी तरह से जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं वास्तव में इस समय ऐसा नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर नहीं हो या कुछ और, तुम सच में सुंदर हो। बात बस इतनी है कि मैं अभी किसी दूसरी लड़की के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। कृपया चले जाओ, दक्ष ने लड़की से कहा। सांस, लड़की निराश लग रही थी, लेकिन उसने दक्ष पर दबाव नहीं डाला। वो बिस्तर से उतर गई। तुम अभी तैयार नहीं हो, क्या इसका मतलब है कि भविष्य में कोई मौका है? उसने दक्ष से पूछा। मैंने भविष्य नहीं देखा है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। गु लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं इसे हाँ ही मान लूंगी। वो वापस मुड़ी और अपने कपड़े ठीक से व्यवस्थित करने के बाद चली गई। दक्ष अभी भी बिस्तर पर बैठा था। उसने अपनी पैंट फिर से ठीक से पहन ली। आखिरकार मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। जून, तुम वाकई परेशान करने वाली हो। अगर तुमने पहले सच कहा होता तो ये बहुत आसान होता, दक्ष ने बिस्तर पर बैठते हुए जून से कहा। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, जून ने जवाब दिया। ये बेहतर है, दक्ष ने जवाब दिया और उसने फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया। रात सन्नाटे में बीत गई और जल्द ही दिन का समय हो गया। दक्ष को एक बार फिर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया गया और जो उसे आमंत्रित करने आया था वो फिर से गु लिन था। इस बार दक्ष ने जीशान को भी अपने साथ ले लिया और उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं और अधिक अध्ययन करना चाहती थी, मैं बाद में नाश्ता भी कर सकती हूँ, जीशान ने आह भरते हुए दक्ष से कहा। तुम बाद में भी पढ़ाई कर सकती हो, कुछ भी नहीं चल रहा है। आज मेरे साथ चलो, हम नाश्ता करेंगे और फिर एक खास कार्यक्रम देखने जाएंगे। तुम्हें ये पसंद आएगा, दक्ष ने जवाब दिया। आह, ठीक है, जीशान ने सहमति जताते हुए कहा। वैसे क्या कोई तुम्हारे कमरे में भी घुस आया था? क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष ने पूछा। कल रात कुछ लड़कियां मेरे कमरे में घुस आई। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा साथ देने के लिए भेजा गया है, जीशान ने दक्ष से कहा। क्या कोई तुम्हारे कमरे में भी घुस आया था? क्या ऐसा हुआ? दक्ष ने गु लिन से पूछा।
हाँ, हमने कुछ लड़कियों को उसके साथ रहने के लिए भेजा था क्योंकि हमें लगा कि उसे उनकी सेवा की जरूरत पड़ सकती है, गु लिन ने जवाब दिया। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये ठीक है, दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना। असल में वह लड़कियों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता है, दक्ष ने गु लिन से कहा, बिना किसी गुस्से के उससे बात करते हुए। उसे जीशान से यह पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि उसने क्या किया, क्योंकि वह पहले से ही आश्वस्त था कि जीशान ने ही शायद उन्हें बाहर निकाल दिया होगा। उन्हें और जीशान को फिर से कुलपति के प्रांगण में ले जाया गया, जहां उन्होंने नाश्ता किया। आप लोग कब जा रहे हैं? दक्ष ने नाश्ता खत्म करते हुए कबीले के मुखिया से पूछा। 2 घंटे में, गु वांग ने दक्ष को जवाब दिया। हम तब अपने कमरों में होंगे। हमें बताइए कि आप कब जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम भी मिलेंगे, दक्ष ने जीशान के साथ जाने से पहले कबीले के मास्टर से कहा। दक्ष को जाते देख गु वांग खड़ा हो गया। वह मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। वह हमारे साथ आ रहा है, आज का दिन अच्छा होने वाला है। बाहर उसके करीब रहना सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को पता चले कि आपके और उसके बीच कुछ चल रहा है। इससे वे भविष्य में हमारे खिलाफ कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचेंगे। उन्हें हमारी पहुंच का पता चल जाएगा, उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहा। गु लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं करूंगी, पिताजी। कल रात कैसी रही? क्या तुम उसे पकड़ने में कामयाब हो गई? गु वांग ने आगे पूछा, जिस पर उसकी बेटी ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वह एक सज्जन व्यक्ति है। वह कहता है कि वह इस समय ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि वह चाहता है कि पहले रोमांटिक आकर्षण हो, न कि कामुक आकर्षण, गु लिन ने उत्तर दिया। तो फिर उसे वो दो जो वह चाहता है। मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे कैसे करते हो। मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, गु वांग ने जाने से पहले गु लिन से कहा। मैं भी उन्हें अपने पति के रूप में चाहती हूँ, पिताजी। मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगी, गु लिन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। जल्द ही 2 घंटे बीत गए। दक्ष और जीशान दोनों एक ही कमरे में बैठे थे जब गु लिन ने उन्हें बताया कि अब जाने का समय हो गया है। वे दोनों उठ खड़े हुए और गु लिन के साथ चलते हुए कमरे से बाहर चले गए। वे तीनों चल रहे थे जब गु वांग भी उनके साथ आ गया। बहन लिन, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ छिपी थी? गु रेन ने पूछा। मैंने सुना है कि तुम कल उसके साथ बाजार गई थी। मैंने किया, गु लिन ने जवाब दिया। यह मजेदार भी था। तो गु रेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने अगले शब्द कैसे कहे। वह चाहता था कि गु लिन कहे कि यह झूठ है। उसने हाल ही में दूसरों से इस बारे में सुना था। लोगों ने बताया कि वह घोड़े पर एक काले बालों वाले आदमी के साथ थी जो उसके करीब ही खड़ा था। उसे विश्वास था कि यह झूठ है। गु लिन कभी किसी के करीब नहीं गया, उसे छूना तो दूर की बात है। लेकिन ये देखकर कि कम से कम कहानी का पहला भाग सच था, गु रेन दंग रह गया। तुम्हें क्या चाहिए? सीधे सीधे बताओ। पिताजी और बाकी लोग बाहर इंतजार कर रहे होंगे, गु लिन ने गु रेन को याद दिलाया, जो हकला रहा था। आह, कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। चलो चलें, गु रेन ने कहा क्योंकि उसने कुछ न बोलने का फैसला किया था। दक्ष और अन्य लोग कबीले से बाहर निकले तो उन्हें एक पंक्ति में दर्जनों फ्लाइंग ईगल खड़े मिले। गु कबीले के सदस्य भी वहां खड़े थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हो। आह, तुम यहाँ हो, हम आखिरकार जा सकते हैं। आओ मेरे साथ आगे बैठो, मैंने तुम्हारे लिए भी एक ईगल की व्यवस्था की है, गु वांग ने हंसते हुए दक्ष से कहा। और वह? दक्ष ने गु वांग से अपने दोस्त की ओर इशारा करते हुए पूछा। मुझे लगता है कि उसे आपके साथ साझा करना होगा, क्योंकि ईगल्स अपने से कमजोर किसी को भी अपनी सवारी नहीं करने देते हैं। ईगल को नियंत्रण में रखने के लिए एक मजबूत व्यक्ति की जरूरत होती है, गु वांग ने दक्ष से कहा। ठीक है, हम खुद ही आएंगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम आगे बढ़ो, हम पीछे पीछे आएंगे। तुम्हारा जानवर कौन सा जानवर है ये? गु वांग ने उत्सुकता से पूछा। दक्ष ने सांप सम्राट को बाहर निकाला, जिसे पहले ही सब कुछ बता दिया गया था। दक्ष ने पहले ही उसे बता दिया था कि वह अपनी साधना को छिपाए रखे और साथ ही अपने सबसे बड़े आकार में भी रहे।
जैसे ही सर्प सम्राट बाहर आया, उसने शहर के ऊपर आधे आकाश को ढक लिया। क्या गु वांग का मुंह खुला रह गया जब उसने सांप सम्राट को देखा? ड्रैगन, गु वांग ने आश्चर्य से कहा जब उसने आकाश में विशाल जानवर को देखा। बिल्कुल नहीं, वो मेरा पुराना सांप है, ड्रैगन से कहीं बेहतर, दक्ष ने गु वांग से इतराते हुए कहा। आह, क्या वो बहुत बड़ा नहीं है? मेरा मतलब है वो अकेले ही पूरे कबीले को ले जा सकता है। अगर हम इतने बड़े जानवर के साथ जाते तो यह अजीब होता। बेहतर होता अगर वो उसके आकार का 5वां हिस्सा होता, गु वांग ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, ये ठीक है, यदि आप इसमें आना चाहते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। 5वां हिस्सा, ये भी संभव है, दक्ष ने सीटी बजाते हुए कहा। सर्पकुमार, 80% छोटे हो जाओ, उसने सर्प सम्राट को आदेश दिया। सांप सम्राट ने कोई विरोध नहीं किया और छोटा हो गया। वो अभी भी अन्य जानवरों की तुलना में बहुत बड़ा था, लेकिन कम से कम अब वह विशालकाय नहीं था। क्या ये बेहतर है? दक्ष ने पूछा। ये और भी छोटा हो सकता है? क्या ये कोई दिव्य जानवर है? गु वांग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। दिव्य राक्षस, मेरा मतलब है, मुझे पता है कि सांप सम्राट दुर्लभ है, लेकिन यह इतना दुर्लभ भी नहीं होना चाहिए कि वे उसे पहचान भी न पाएं। क्या संत राजा ने यह नहीं कहा था कि अमर दुनिया में अपने समय के दौरान उसे बहुत से लोग मिले थे? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। मैं जानता हूँ कि यह राज्य तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसे ये पता होना चाहिए, जब तक कि सांप सम्राट बहुत पहले विलुप्त हो गए और भुला दिए गए। उसने आश्चर्य व्यक्त किया। यह मेरे लिए एक साधारण जानवर है, वैसे भी मुझे दिशा नहीं पता है, इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा। मैं आपके पीछे चलूंगा, दक्ष ने गु वांग से कहा। मैं ऐसा करूंगा। गु वांग आगे बढ़ा और उस बाज पर बढ़त ले ली जो बाकी बाजों से आगे खड़ा था। जैसे ही दक्ष जाने वाला था, गु लिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या चाहिए? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्या मैं भी इस दिव्य जानवर पर आपके साथ आ सकता हूँ? गु लिन ने प्यार से पूछा। लेकिन बहन लिन, क्या आप आज मेरे साथ नहीं आ रही थी? गु रेन ने आगे बढ़ते हुए विरोध किया। मुझे पता है, लेकिन आप ईगल को अकेले ले जा सकते हैं, मैं उसके साथ आऊंगा, गु लिन ने जवाब दिया। ऐसा रोज नहीं होता कि मुझे इस तरह की किसी चीज पर बैठने का मौका मिले। लेकिन मेरा निर्णय अंतिम है। किसी भी मामले में पिताजी के अलावा आप ही ईगल पर अकेले सवारी करेंगी। ये गर्व करने लायक बात होनी चाहिए। मना मत करना। अगर आपको अकेले जाने में कोई समस्या है तो आप पिताजी के साथ बैठ सकती हैं, गु लिन ने कहा, क्योंकि उसने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया था। तो क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? गु लिन ने फिर से दक्ष से पूछा, क्योंकि उसने गु रेन को अनदेखा कर दिया था। ठीक है, आप आ सकते हैं, दक्ष ने उत्तर देते हुए कहा। जी शान भी उड़ सकता था क्योंकि वह स्वर्ग लोक में था। जहाँ तक गु लिन की बात है, वो जी शान से भी ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए वह भी उड़ गई। बाकी लोगों ने भी अपने ईगल्स पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। यहाँ तक कि गु रेन भी अपने ईगल के पास चला गया, जिसे उसे आज गु लिन के साथ साझा करना था। लेकिन ये सब दक्ष की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। वह बहुत निराश था। क्या सभी तैयार हैं? गु वांग ने सभी से पूछा। पुष्टि के बाद ही उसने उड़ान भरना शुरू किया। सांप सम्राट भी गु वांग के पीछे उड़ने लगा। जी शान पीछे बैठा था और उसने फिर से वह किताब खोली जो उसे दक्ष ने दी थी। उसने खुद को किताब में डुबोते हुए पढ़ना शुरू कर दिया। जहां तक गु लिन की बात है, वो इतनी जगह होने के बावजूद दक्ष के करीब ही रही। उसका कंधा दक्ष के कंधों को छूता रहा। ये जगह बहुत अच्छी है। ये किसी बिस्तर से कम नहीं है। बहुत विशाल और मुलायम। मुझे लगता है कि आप चांद के नीचे इस पर उड़ सकते हैं, अपनी प्रेमिका के साथ रोमांटिक हो सकते हैं, गु लिन ने हंसते हुए कहा। अल्पविराम, तुम्हें लगता है कि उसने पहले ऐसा प्रयास नहीं किया? दोबारा सोचो, कहीं से एक रहस्यमयी आवाज आए। ये किसने कहा? गु लिन ने आश्चर्य से कहा। छोटे स्नेकी, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शोर मत मचाओ? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। चलो,
तुमने सचमुच मुझसे घंटों तक चुपचाप बैठने की उम्मीद नहीं की थी, है ना? तुम भाग्यशाली हो कि मैंने पहले कुछ नहीं कहा। इसी में खुश रहो, शेख मोनाक ने उत्तर दिया। क्या ये सांप बोल रहा है? वू लिन ने चौंक कर पूछा। यह सही है, जिसे आप दिव्य प्राणी कहते हैं, वो सिर्फ डींगे हाँकने वाली बात है, लेकिन वह बोल सकता है। वह मेरा साथी भी है। मुझे लगता है कि आप भूल गए, लेकिन जब आपने मुझे देखा तो वह भी मेरे साथ तालाब में था, दक्ष ने जवाब दिया। तो फिर उसने तुम्हारे बारे में पहले क्या कहा था? क्या तुम किसी लड़की को यहाँ लाए थे और उसके साथ रोमांटिक थे? वू लिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यह सही है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरी 6 पत्नियां हैं, इसीलिए मैं कल रात तुमसे दूर रहा, दक्ष ने जवाब दिया। अगर बस इतना ही है तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हारी साथवी हो सकती हूँ, वू लिन ने हंसते हुए कहा। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम इस बारे में चिंतित थे। खैर, ये सब भूल जाओ। मैं ये सब स्वीकार करती हूँ और मैं तुम्हारी होने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वू लिन ने बात की, उसने फिर से दक्ष की जांघों को धीरे से रगड़ा। खांसी, युवती, तुम कुछ भूल रही हो। मैं भी यही हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात की चिंता है कि तुम उसे स्वीकार करोगी या नहीं। उसे अपनी पत्नियों के बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए जो उसे मार डालेंगी। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ, दक्ष? जी शान ने बीच में बोलते हुए पूछा। वो नहीं चाहता था कि क्षण भर के लिए वासना में खो जाने के कारण दक्ष बाद में परेशानी में पड़ जाए। खांसी, यह सही है। जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी एक नए रिश्ते में आने के लिए तैयार नहीं हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है? वू लिन ने दक्ष के कान में फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपना हाथ वहां रखा जहां उसे नहीं रखना चाहिए था। उसने दोबारा पूछा भी नहीं और अपना हाथ दक्ष की पैंट के अंदर डाल दिया, उसकी तलवार पकड़ ली और फिर उसे हिलाना शुरू कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम ये सब करोगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन इससे कुछ भी गंभीर होने की उम्मीद मत करो, दक्ष ने लड़की को याद दिलाया, उसे रोकते हुए नहीं। चूंकि स्नैक सम्राट दूसरे के ऊपर उड़ रहा था, इसलिए ऊपर क्या हो रहा था यह कोई नहीं देख सकता था, सिवाय जीशान के, जिसने भी देखना बंद कर दिया था। उसने अपना काम किया। इसके बाद ये दक्ष पर था कि वह इसे कैसे संभालना चाहता था। ये ठीक है, अब मैं वास्तव में ये करना चाहती हूँ। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, वू लिन ने कहा और फिर से चेन की पैंट को थोड़ा नीचे किया और फिर छोटे चेन को बाहर निकाला। उसने जल्द ही उसे अपने मुंह में ले लिया। जहां तक दक्ष की बात है, उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। अगर वह उसकी अत्यधिक ऊर्जा को बाहर निकालने में उसकी मदद करना चाहती थी, तो वह उसे रोकने वाला नहीं था। एक छोटे से सत्र के बाद वू लिन ने अपना सिर उठाया और अपने मुंह में जो कुछ था उसे निगल लिया। दक्ष ने भी अपनी पैंट ठीक की। जो कुछ उसके साथ हो रहा था उससे वह अभी भी खुश था, लेकिन ये बुरा भी नहीं था क्योंकि उसे कुछ अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकालने का मौका मिल रहा था। वू लिन के लिए भी यह बुरा नहीं था क्योंकि वह नहीं जानती थी, लेकिन जैसे जैसे उसने दक्ष की शुद्ध ऊर्जा को निगला, उसकी क्षमता भी थोड़ी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था मानो ये दोहरी साधना का एक छोटा संस्करण था जिसमें दोनों प्रतिभागियों को लाभ मिलता था। दक्ष ने तो ये भी सोचा था कि क्या उसे अन्य महिलाओं को भी बाहर लाना चाहिए, लेकिन उसने योजना छोड़ दी क्योंकि ऐसा करना बहुत संदिग्ध होगा। एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक स्वर्गीय व्यक्ति का मित्र और समान रूप से निम्न स्तर की लड़कियों से विवाहित, उसकी सर्वोच्च व्यक्ति की दिखावटी छवि प्रभावित होने वाली थी। इस प्रकार वह महिलाओं को बाहर नहीं लाया और सिर्फ जीशान के साथ ही रहा, हमेशा की तरह बढ़िया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जितना ज्यादा समय मैं तुम्हारे साथ बिताती हूँ, उतना ज्यादा मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होती हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मैं चिपकूंगी नहीं। मैं इंतजार करूंगी कि तुम खुद मुझे स्वीकार करो। तब तक मैं खेलों का मजा लूंगी, वू लिन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा।
तुम खेल खेल रहे हो, लेकिन अपनी उम्मीदें बहुत ज्यादा मत रखो, दक्ष ने गुलिन से तीखी आवाज में कहा। अब जब वह शांत हो गया तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करना शुरू कर दिया। ये बात उसे अच्छी लग रही थी। उसने महसूस किया कि अपनी अतिरिक्त यांग ऊर्जा को मुक्त करने के बाद वह बहुत बेहतर और तेजी से ध्यान करने में सक्षम हो गया था। उनका स्थिरीकरण और भी तेजी से आगे बढ़ा। अल्पविराम। गुलिन ने दक्ष को परेशान नहीं किया और सीधे सामने देखते हुए उसके बगल में बैठ गई। ये यात्रा लगभग 1 घंटे तक चली, जिसके बाद ईगल्स की तरह स्नैक मोनाक भी नीचे जाने लगा। हम वहां हैं, जागो। गुलिन ने दक्ष के हाथ खींचकर उसे जगाया। मैं सो नहीं रहा हूं, चिंता मत करो, दक्ष ने जवाब दिया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर आगे देखा। जब उसने आगे देखा तो उसे हजारों मील तक फैला एक मैदान दिखाई दिया। मैदान के विभिन्न हिस्सों में लोगों के समूह खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। चील और सांप राजा भी मैदान पर उतरे। सभी लोग एक क्षण की भी देरी किए बिना अपने अपने वाहन से उतर गए। दक्ष और गुलिन भी नीचे उतर गए। बहन लिन, क्या आप ठीक हैं? दक्ष को नीचे आए 1 सेकंड भी नहीं हुआ था कि गुरेन उनके पास आ गया। मेरे साथ क्या होगा? गुलिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी यात्रा वाकई मजेदार थी। जब गुरेन ने लड़की की बातें सुनी तो वह परेशान भी हुआ और ईर्ष्या भी, लेकिन जो उसने देखा उससे उसे और भी ज्यादा झटका लगा। जैसे ही उसने हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। गुलिन को स्पष्ट रूप से देखा। उसने उसके होठों पर कुछ सफेद चीज देखी। उसे अंदाजा था कि यह क्या हो सकता है, लेकिन उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। बहन लिन, आपके होठों पर कुछ है, उन्होंने इशारा करते हुए कहा। गुलिन ने अपने होठों को छुआ और दंग रह गई। ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी पीछे रह गई हो जिसे वह निगलना भूल गई हो। उसने अपनी उंगली चाटने से पहले अपने लाल होठों को साफ करने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल किया। सब बहन लिन, वह क्या था? गुरेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह ये सीनियर चेन की भूमि से एक व्यंजन था। जब हम साथ में यात्रा कर रहे थे तो हम सबने इसे खाया था। ये बहुत मीठा और नमकीन था, बहुत स्वादिष्ट, गुलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आह, क्या मैं भी देख सकता हूँ कि वह क्या था? गुरेन ने पूछा। मैं भी इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। दक्ष ने एक पल के लिए गुरेन को अजीब तरह से देखा। वह उस आदमी को सिर्फ इतना कहने के लिए लात मारना चाहता था। माफ कीजिए, लेकिन वह खत्म हो गया था। वह आखिरी बैच था, गुलिन ने बहाना बनाया। दक्ष की ओर देखते हुए उसने कहा, अन्यथा मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास और अधिक हो। मास्टर चेन, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे साथ आइए। गुवान की आवाज दूर से आई। दक्ष गुरेन को नजरअंदाज करते हुए गुवान के पीछे चला गया। वह जानता था कि गुरेन उससे ईर्ष्या करती है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। गुलिन भी दक्ष के पीछे चला गया। अल्पविराम। सभी लोग एक दूसरे से इतनी दूर क्यों खड़े हैं? दक्ष ने गुवान से पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि सभी लोग वहां क्यों खड़े हैं। वे शाही परिवार के आने का इंतजार कर रहे हैं। यह एक परंपरा है। प्रत्येक कबीला एक दिशा लेता है और शाही परिवार के आने का इंतजार करता है, जो बीच में उतरेगा। उसके बाद ही हम पहुंचते हैं, गुवांग ने बताया। शाही परिवार कितना शक्तिशाली है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। उसने गुवान की ताकत पहले ही देख ली थी, जो उसकी नजर में ज्यादा नहीं थी। जहां तक राजा का सवाल है, उसे यकीन था कि उस आदमी में भी कोई ताकत नहीं हो सकती। दक्ष को अमर दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत पता था। वह जानता था कि वह चारों दिशाओं के 4 सम्राटों जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी वह उनके सर्वोच्च रैंकिंग वाले जनरलों जितना ही शक्तिशाली था। इसलिए वह मानता था कि वह किसी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह यहाँ किसी को भी पा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति अमर दुनिया में दूसरे सबसे ऊंचे स्थान पर न हो। उसे संदेह था कि वह यहाँ उसे पा सकता है। राजा
अगर मैं अनुमान लगाऊं तो वह मुझसे 2 गुना ताकतवर है, गु वांग ने जवाब दिया। तुमसे दुगना ताकतवर? उस मामले में ये बहुत कमजोर है, दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। 2 बिजली के बोल्ट खाने के बाद वह इसी स्तर पर पहुंच गया था। अमर दुनिया का ये हिस्सा बहुत पीछे था। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका साधना क्षेत्र क्या है? गु वांग ने पूछा। कुछ ही घंटों में तुम्हारे शाही परिवार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, दक्ष ने स्पष्टता से उत्तर दिया। बस इतना ही तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। गु वांग को समझ में आ गया कि दक्ष को अपने साधना क्षेत्र के बारे में बात करना पसंद नहीं है। उसने इस बारे में और बात न करने का फैसला किया था। जब दक्ष गु वांग के पास खड़ा था तो उसने कई लोगों की नजरें अपनी ओर खींच ली। दूसरे कबीलों के सभी नेता उस युवक को देख रहे थे जो उस रहस्यमयी सांप जानवर पर सवार होकर आया था। ये लड़का कौन था? वह गु कबीले का सदस्य नहीं लग रहा था। क्या वह गु कबीले का कोई गुप्त सदस्य था? वह निश्चित रूप से गु वांग के साथ खड़ा था, जैसे कि वह गु कबीले का सबसे बड़ा आदमी था। ज्यादातर लोगों को लगा कि दक्ष भी ट्रायल में हिस्सा लेने जा रहा है। कुछ लोग तो हैरान भी थे कि गु वांग दक्ष के प्रति इतना सम्मान क्यों दिखा रहा था। जब हर कोई दक्ष के बारे में सोच रहा था तो लोगों का एक और समूह गोल्डन क्रेन पर बैठा हुआ आया। मुझे कहना होगा, ये बहुत ही सुंदर जानवर हैं, दक्ष ने गोल्डन क्रेन की ओर देखते हुए कहा। कितने खूबसूरत जानवर हैं। मेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उसके पीछे से एक और आवाज आई। पीछे मुड़कर दक्ष ने देखा कि सांप सम्राट उसके चारों ओर उड़ रहा है। ये सांप बोल सकता है? गु वांग ने आश्चर्य से कहा। अल्पविराम।